कील मुहासे पिंपल्स की प्रॉब्लम जवानी में कॉमन होती है और 15 से 25 साल के बीच तो लगभग सभी को पिंपल्स निकलते हैं। किसी किसी को ज़्यादा स्ट्रेस से या जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा हमने हजारों लाखों लोगों के जीवन में देखा है। तो जिनको ये पिंपल्स की प्रॉब्लम किसी भी कारण से है, चाहे वो जेनेटिक है, चाहे वो जवानी के कारण से है, तो किसी भी तरह की पिंपल्स होने पर एक तो पानी का प्रयोग ज़्यादा करें, हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें और उसमें भी खास करके लौकी का जूस यदि पी सकें आंवले के रस के साथ तो और अच्छी बात है। जितने भी गरम मसाले हैं या गरम चीज़ें हैं उससे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो किसी किसी को गुड़ खाने से ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, किसी को और भी कोई गरम चीज़ खाते हैं तो उससे पिंपल्स हो जाते हैं। तो खाने पीने में गर्म चीज़ों से बचें। ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा ये भी पिंपल्स को बढ़ाता है। और सुबह उठ कर के पानी ज़रूर पिएँ। दिन में 3 से 4 लीटर लिक्विड पानी आपके शरीर में ज़रूर जाना चाहिए। और पिंपल्स के इलाज के तौर पर आयुर्वेद में ही इसकी प्रभावशाली औषधि है, इसका पूरा उपचार है। एलोपैथ में जो दवाएं दी जाती हैं उससे तत्काल आप कुछ लाभ पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने पर तो स्टीरॉयड दे दिया जाता है जो बहुत डेंजरस होता है। उससे डायबिटीज़ हो जाता है और उससे हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पूरा इम्यून सिस्टम हमारा उससे ख़राब हो जाता है। तो पिंपल्स के लिए सबसे अच्छा होता है घरेलू उपचार के तौर पर तो आप नीम के पत्ते 5-7 सुबह-सुबह खा सकते हैं और चिरायता का गिलोय का पानी पी सकते हैं, वह पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कायाकल्प रोटी हम बनाते हैं, उससे हमने देखा है 2-2 गोली सुबह-शाम खा लेते हैं खाली पेट, तो उससे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। एलोवेरा जेल लगाने से भी पिंपल्स में ज़बरदस्त लाभ होता है और जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको भी पिंपल्स ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। जिनकी ड्राई स्किन होती है उनके लिए भी एलोवेरा अच्छा, दोनों के लिए, जिनकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, दोनों के लिए एलोवेरा पीना भी और एलोवेरा जेल लगाना भी, ये दोनों ही पिंपल्स के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। कायाकल्प क्वाथ पिया भी जा सकता है। जिनको ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में पकाएं और 50 ग्राम रह जाए तो छान के पी लें। महामंजिष्ठार्यारिष्ट और खदिरारिष्ट ये दोनों ही पिंपल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इनका भी उपयोग करके आप पिंपल से बच सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको, जैसे मसूर की दाल है, उसको जो है उसका जो आटा है उसको पानी में भिगो करके लगा दिया, उससे भी आप बच जाते हैं पिंपल से। और पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, उसका भी आप लेप लगाते हैं, उससे भी आप बच जाते हैं इससे पिंपल से। और खीरा भी लगाते हैं, उससे भी ठंडक मिलती है चमड़ी को और उससे सफाई हो जाती है। पिंपल्स से लेकर के सभी प्रकार के चर्म रोगों में प्राणायाम अद्भुत लाभ करता है। जिनको वर्षों से पिंपल्स होते थे, जिनको 10-10, 15-15 साल से सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, एक्जिमा की प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि लिकोडर्मा और स्क्लेरोडर्मा की प्रॉब्लम थी, उनको भी हमने प्राणायाम से अच्छा किया। इसलिए जिनको भी पिंपल्स या और भी कोई भी चर्म रोग है, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, वे सभी भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो जरूर किया करें। भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है स्किन रोगों के लिए, क्योंकि चर्म रोगों का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी है। तो प्राणायाम से हम तनाव मुक्त हो जाते हैं और प्राणायाम से हमारा लीवर भी अच्छा हो जाता है। और जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं और आपका लीवर अच्छा होता है तब आप चर्म रोगों से बच जाते हैं। इसलिए भस्त्रिका ये 5 मिनट और कपालभाति 10-15 मिनट, हो सके तो बाह्य प्राणायाम भी कर लेना 3 से 5 बार। फिर अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट। फिर भ्रामरी और उद्गीत 3-3 बार, 5-5 बार जरूर करें। तो आपको न तो पिंपल्स होंगे
और न ही कोई और दूसरे स्किन डिसऑर्डर्स। कांति लेप करके हम कई जड़ी बूटियों का एक मिश्रण तैयार करते हैं, जिसमें मजीठ होता है, जिसमें हल्दी होती है, जिसमें दारू हल्दी होती है, और गैरू और बहुत सी ऐसी औषधियाँ जो आपके चेहरे को साफ सुथरा रखती हैं, आपकी ओज आभा कांति तेज ग्लो को बढ़ाती हैं। तो आप कांति लेप को भी कच्चे दूध के साथ उसको जो है एलोवेरा के जेल के साथ, उसको शहद के साथ आप लगा सकते हैं। उससे आप अपने चेहरे की खूबसूरती भी पा सकते हैं और पिंपल्स को भी मिटा लेते हैं। कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंव संग्रहणी का रोग, जीर्ण ग्रहणी का रोग, अनेक नामों से ये पेट की बीमारी को जाना जाता है। इसमें आंतों में सूजन हो जाती है और लंबे समय तक वो सूजन रहती है तो आंतों में घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, इसलिए उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल दिया जाता है। जिसमें इसी से लगता है अक्सर उसमें शरीर में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस तो आंतों में सूजन, अर्थराइटिस तो हड्डियों में मांसपेशियों में सूजन, ब्रोंकाइटिस तो फेफड़े में सूजन। तो आंतों में सूजन, इसका क्या इलाज है? एलोपैथी में इसकी कोई भी, एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन योग और आयुर्वेद को अपना करके प्राकृतिक चिकित्सा करके आप अल्सरेटिव कोलाइटिस को परमानेंट क्योर कर सकते हैं। और इसका समाधान है एक तो खान पान। जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है वे दूध तुरंत बंद कर दें, घी तुरंत बंद कर दें और मीठा ना खाएं। मीठा, घी और दूध, ये तीनों दुश्मन हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगी के। हाँ, छाछ पिएं, और छाछ में लवण भास्कर चूर्ण डाल सकते हैं, हिंगवास्टेक चूर्ण डाल सकते हैं। आप घर में ऐसी ही छाछ बना करके थोड़ा जीरा और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके उसको पिए। तक्रकल्प भी प्राकृतिक चिकित्सा में करवाते हैं। वैसे प्राकृतिक चिकित्सा यदि ली जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। घर में आप घरेलू उपचार के तौर पर छाछ का प्रयोग करें और अनार का प्रयोग करें और बेल का प्रयोग करें। अनार के दाने भी खाए जा सकते हैं अपने अपने प्रकृति के अनुसार। कोई 1/4 अनार खा सकता है, कोई आधा जो है अनार खा सकता है, कोई एक पूरा अनार खा सकता है। अनार दाना बहुत अच्छा होता है और इसके लिए, और उससे एकदम से पेट में लाभ होता है। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनको खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, चिकना चिकना पदार्थ टॉयलेट के साथ निकलता है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, खून की भी कमी हो जाती है, और किसी किसी को कब्ज और दस्त दोनों भी होते हैं, ठीक से पेट भी साफ नहीं होता और बार बार पेट साफ होता है। तो उन सब परिस्थितियों में अनार भी लाभ करेगा और छाछ भी लाभदायक होगी बहुत। और इसमें बेल का भी प्रयोग बहुत ही लाभप्रद होता है। बेल का पाउडर, बिल्व पत्र का फल होता है, और उस बेल के पाउडर को एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करने से अल्सर में ज़बरदस्त लाभ होता है। जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी मिला करके पिया जा सकता है। कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी, ये दोनों भी हमारे पाचन तंत्र को भी अच्छा करते हैं और कोलाइटिस में बहुत लाभप्रद होती हैं। जब कोलाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, संग्रहणी का रोग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय गंगाधर चूर्ण, बिल्वादि चूर्ण 50-50 ग्राम लेकर के इसमें 10-10 ग्राम शंख कपर्दक और मुक्ता शुक्ति भस्म मिला देते हैं। शंख भस्म, कपर्दक भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म 10-10 ग्राम मिला दिया और ये सब पाउडर एक साथ मिला करके एक एक चम्मच सुबह शाम पानी से ले लेते हैं। इससे अद्भुत लाभ होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो वे प्राणायाम भी अवश्य किया करें। इसमें पिंडलियों को दबाना भी बहुत लाभप्रद होता है। पिंडलियों को दबाने से ये एक्यूप्रेशर की एक बहुत अच्छी विधा है, और 1-2 मिनट ताली बजा ले, इससे जो है यहाँ आंतों का पॉइंट होता है हथेली में, वो सारे पॉइंट दब जाते हैं। और जिनको भी ये ग्रहणी की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम, कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे करें, इससे आपकी आंतें मजबूत होंगी और आप कोलाइटिस के रोग से मुक्त हो जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम धीमी गति से, मध्यम गति से करना चाहिए। तेज कपालभाति प्राणायाम करने से आंतों पर सूजन बढ़ सकती है, और यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपको आंतों से खून भी निकल सकता है। इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में 100% लाभप्रद होता है कपालभाति प्राणायाम। बस
मध्यम गति से किया जाए। पेट के कृमि, पेट के कीड़े, ये छोटे बच्चों को भी होते हैं और बड़ों को भी ये प्रॉब्लम होती है। जिन बच्चों के चेहरे के ऊपर हल्के हल्के सफ़ेद सफ़ेद दाग से हो जाते हैं, गोल गोल चकत्ते चकत्ते हो जाते हैं, जो रात को सोते समय दांत किटकिटाते हैं ऐसे, और सोते सोते जिनके चेहरे से लार पड़ती रहती है, रात को सोते हैं तो जो है वो तकिया गीला हो जाता है, ये पेट में कीड़े के कारण से होता है, पेट में कृमि के कारण से होता है। और पेट में जब कृमि होते हैं तो शरीर कमजोर पड़ता जाता है, हीमोग्लोबिन कमजोर पड़ जाता है, आदमी का शरीर ही पूरा कमजोर पड़ जाता है। किसी किसी को तो बहुत लंबे लंबे कीड़े हो जाते हैं। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आड़ू के पत्तों का रस 2-3 चम्मच पी लें। जब भी पेट के कीड़े की दवाई दी जाती है तो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा पहले मीठा खा लो, और वो कीड़े जो है उस मीठे को खाने के लिए आएंगे, ऊपर से दवा खा लो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई भी जो है थोड़ा सा मीठा खा लिया, ऊपर से आपने थोड़ी देर के बाद ही आड़ू के पत्तों का रस पी लिया। आड़ू के पत्तों का रस जैसे आप पीते हैं, आड़ू के पत्ते का रस जहां भी जाता है वहीं कृमि मर जाता है। वैसे तो क्योंकि पेट में, आंतों में वहीं कीड़े होते हैं, और वहां जो भी आप चीज औषधि के रूप में लेंगे वहां जाएगी, उसमें मीठा खाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आड़ू के पत्तों का रस पीने से कीड़े मर जाते हैं। मरवा की चटनी खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। आड़ू के पत्तों का रस का तो यहाँ ये भी प्रयोग करके देखा गया कि जिन जानवरों को, पशुओं को कीड़े हो जाते हैं, आड़ू के पत्तों को कूट करके उनका रस डालने से कीड़े तुरंत मर जाते हैं। और कमीला चूर्ण, ये पंसारे के यहाँ से मिल जाता है, जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियां दवाइयां रखते हैं। कमीला चूर्ण भी 1-2 ग्राम सुबह शाम खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। छोटे बच्चों को भी पेट में कृमि हो जाती है, उनको आप कमीला चूर्ण भी दे सकते हैं, और उनको अरविंद आसव पिला सकते हैं और विडंग आसव पिला सकते हैं। अरविंद आसव और विडंग आसव पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। और पेट की कृमि के लिए टमाटर खिला देते हैं थोड़े नमक के साथ, उससे भी पेट की कृमि मर जाते हैं। और जो है खट्टी छाछ पिलाने से भी जो है पेट के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं बच्चों के, वो मर जाते हैं। ये पेट के कृमि कब पैदा होते हैं? जब आपकी आंतें कमजोर होती हैं। आंतों को सबल बनाने के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत जबरदस्त होता है। कपालभाति प्राणायाम करने वाले को पेट में कीड़े पैदा ही नहीं होते, और यदि पैदा हो गए हैं तो अपने आप ही मर जाते हैं। श्वेरिंग, शोथ की बीमारी, किसी किसी को पूरे शरीर में सूजन हो जाती है, किसी को चेहरे पर सूजन हो जाती है, किसी को पैरों में सूजन हो जाती है, किसी को घुटनों में, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं सूजन रहती है। सूजन के 2-3 बड़े कारण हैं। एक, शरीर में कहीं पर भी सूजन हो रही है तो ये इंडिकेशन है, संकेत है कि आपके शरीर में अंदर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है। तो पूरे शरीर में कहीं पर भी यदि इन्फेक्शन होगा तो वहां स्वेलिंग होगी। फेफड़े में इन्फेक्शन होगा तो फेफड़े में स्वेलिंग हो जाएगी। नस नाड़ियों में कहीं पर अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है तो वहां स्वेलिंग हो जाएगी। घुटने में कहीं गड़बड़ हो रही है तो वहां स्वेलिंग हो जाएगी। हड्डियों में कहीं गड़बड़ चल रही है, मांसपेशियों में कहीं गड़बड़ चल रही है तो वहां स्वेलिंग हो जाएगी। पैरों में यदि स्वेलिंग हो रही है तो उसके का एक बड़ा कारण है कि आपकी कहीं किडनी कमजोर पड़ गई है। किडनी गड़बड़ होने से पैरों में अक्सर स्वेलिंग हो जाती है। और थायराइड के कारण से भी स्वेलिंग आ जाती है। तो थायराइड एक बड़ा कारण है स्वेलिंग के लिए। लीवर और किडनी कमजोर होना ये एक बड़ा कारण है स्वेलिंग के लिए। और बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो उससे स्वेलिंग होती है। तो सबसे पहले आप अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा कीजिए। कपालभाति प्राणायाम करने से लीवर, किडनी और थायराइड एक साथ अच्छे हो जाते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो करते हैं उनको किसी भी तरह की शरीर में सूजन नहीं होती है, उनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए कपालभाति 10-15 मिनट रोज कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, इससे आप सभी तरह की स्वेलिंग से बचेंगे। स्वेलिंग का एक सामान्य कारण होता है वाटर रिटेंशन। शरीर में
पानी ज़्यादा रुक जाता है। उसका भी कारण किडनी होती है। किडनी ठीक रहेगी तो पानी आपके शरीर में ज़्यादा नहीं रुकेगा। और उस वाटर रिटेंशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप फिर ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे कि शरीर का पानी निकलता है। एक तो नमक ना खाएँ। थोड़ी देर के लिए नमक बंद कर दीजिए, उससे आपकी किडनी भी अच्छी होगी, लिवर भी अच्छा होगा और थायराइड के लिए भी लाभप्रद होता है। और ख़ास बात ये है, आप जब नमक नहीं खाते हैं, तो आपके शरीर का जो पानी है वो एक्सेस वाटर वो अपने आप निकल जाता है। आप देख रहे हैं जिस दिन आप उपवास करते हैं, जिस दिन नमक नहीं खाते हैं, उस दिन आपको ज़्यादा पेशाब आता है और शरीर पे कहीं पर भी सूजन होगी अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो जिनको स्वेलिंग है वो नमक के सेवन से बचें और कुछ दिन नमक बंद कर दीजिए, ज़्यादा स्वेलिंग रहती है आपको तो। फिर जो है जो मूत्र चीज़ें हैं उनका सेवन करें, जैसे जौ का आटा, तो आप जौ का दलिया बना करके खाएं, जौ की रोटी बना करके खाएं। किसी भी रूप में आप जौ की धानी बना करके खाते हैं तो जौ का सेवन आप करते हैं तो उससे जो है आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है। जो भी गोखरू है, पुनर्नवा है, वरुण की छाल है, ये सब चीज़ें आपको पेशाब जो है ठीक से हो इसके लिए मदद करती है। तो गोखरू का पानी आप पीते हैं, उससे आपकी स्वेलिंग दूर हो जाती है। पुनर्नवा का क्वाथ बना करके पीते हैं, उससे आपकी स्वेलिंग दूर हो जाती है। वरुण छाला आप पीते हैं, इससे भी आपकी स्वेलिंग दूर हो जाती है। निशोथ है, मकोई है, ये सभी स्वेलिंग को दूर करते हैं। पुनर्नवा रिष्ट पीने से शरीर की सूजन दूर होती है। पुनर्नवादी मंडूर एक एक दो दो गोली खाने से भी स्वेलिंग दूर होती है। और सर्वकल्प क्वाथ, वृक्कदोषर क्वाथ, लीवर और किडनी की प्रॉब्लम के कारण से आपके शरीर में स्वेलिंग है तो सर्वकल्प क्वाथ और वृक्कदोषर क्वाथ एक एक चम्मच इसको काढ़ा बना करके पी लीजिए तो आपकी स्वेलिंग दूर हो जाएगी। यदि किडनी की प्रॉब्लम के कारण से आपके शरीर में सूजन है तो फिर किडनी का पूरा इलाज लीजिए। छोटी अंगुली के टोप पर दबाइए और हथेली के बीच में दबाइए। हथेली के बीच में और छोटी अंगुली के टोप पर दबाते हैं तो इससे आपकी किडनी अच्छी हो जाती है। और किडनी को ठीक करने के लिए फिर आप सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस, फिर वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी, फिर गोक्षरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडोर, इस तरह से आयुर्वेदिक उपचार भी करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वेलिंग से, सूजन से मुक्त हो जाते हैं। गठिया, आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट की प्रॉब्लम, ये ऐसी बीमारियां हैं जिससे लगभग दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति पीड़ित है। और उम्र के आखिरी पड़ाव में तो अक्सर ये प्रॉब्लम सभी को हो जाती है। और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं देखता हूँ गठिया का रोग हो जाता है, जेनेटिकली भी होता है। इसमें RA फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, ESR बढ़ जाता है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से दर्द होता है, ESR भी वो जो अंदर जो इन्फेक्शन होता है तो वो भी बढ़ जाता है। और RA फैक्टर पॉजिटिव होने से फिर हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट और सर्कास सेल्स का इम्बैलेंस हो जाता है और बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्वेशन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है, माने हड्डियों का मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए क्या करें? एलोपैथी में इसके लिए है पेन किलर्स। पेन मैनेजमेंट के लिए जो आप दवाई लेते हैं उससे आप दर्द को तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप अर्थराइटिस को क्योर नहीं कर सकते। इसलिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में अर्थराइटिस का कोई क्योर नहीं है, वहां कोई दवाई ही नहीं है। जब बहुत ज्यादा अर्थराइटिस बढ़ जाता है तो स्टीरॉइड दे देते हैं, उससे हड्डियां और खत्म हो जाती है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, और हड्डियां पूरी तरह से उससे बर्बाद हो जाती है। जब बहुत जाता है तो जो कैंसर में दवाएं देते हैं वही अर्थराइटिस के रोगियों को देने शुरू कर देते हैं। अर्थराइटिस जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक एक जोड़ पर सूजन आने लगती है, फिर गांठें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको गठिया बोलते हैं और व्यक्ति की जिंदगी ठहर जाती है। क्या करें? इसके लिए एक दो घरेलू उपाय। मेथी रात को भिगो करके सुबह खाली पेट उसको खा ले, अंकुरित करके खा ले, उससे ज़्यादा गर्म भी नहीं लगती, नहीं तो किसी किसी को मेथी गर्म पड़ती है। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर करके खा लें, एक एक चम्मच सुबह शाम, जितना अनुकूल आए उतना ले लें। जिनको अल्सर हो, जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनको बवासीर हो, उनको ये जो उपाय है हल्दी, मेथी, सौंठ का, ये समझ के करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में इसको लेना चाहिए। लहसुन भी एक दो कली सुबह खाली पेट खा सकते हैं। मोथा घास, उसका पाउडर करके एक एक चम्मच लिया जाता है, वह बहुत ही लाभप्रद होता है गठिया के रोग के लिए। गठिया के रोग के लिए एलोवेरा का जूस जबरदस्त लाभ करता है। यद्यपि गठिया के रोग के लिए
हम महावात विध्वंसन रस, प्रवाल पिष्टि, बृहत्वाद चिंतामणि, पुनर्नवादि मंडूर, योगराज गुग्गुल, सिंहराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, इस तरह से अलग अलग प्रकार की औषधियाँ प्रयोग में लाते हैं। सामान्य रूप से किसी को भी जोड़ों में दर्द होता है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप योगराज गुग्गुल एक एक गोली ले लीजिए, चंद्र प्रभावटी एक एक गोली खा लीजिए, और शिराजित रसायन एक एक गोली का प्रयोग कर लीजिए। तो चंद्र प्रभावटी, योगराज गुग्गुल, शिराजित रसायन ये हम अक्सर जिनको भी जोड़ों में दर्द होता है, गठिया की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस होता है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उन सभी को हम सजेस्ट करते हैं सुबह शाम अथवा दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, ये गोलियां खिलाते हैं हम। इससे लाभ होता है निश्चित रूप से अर्थराइटिस के रोगियों को। और जब बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, माने आर ए फैक्टर यदि 20 तक होता है तो ये नॉर्मल माना जाता है, 20 से नीचे नॉर्मल माना जाता है। यूरिक एसिड 7 से नीचे होता है तो नॉर्मल माना जाता है। ESR 15 से नीचे होता है तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जिनको ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम होती है, उनका ये आर ए फैक्टर 500 तक पहुंच जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम उनको महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, फिर उसमें मोती पिष्टि मुक्ता शुक्ति भस्म देते हैं, गोदंती भस्म भी देते हैं किसी किसी को, और उसको पुनर्नवादि मंडूर भी देते हैं। बृहत्वाद चिंतामणि 1 से लेकर के 2-3 ग्राम तक महीने में प्रयोग कराते हैं। तो ये जो मैंने आपको औषधियाँ बताई, इनका पाउडर करके और सबको जो है 1 महीने में इसकी पुड़िया बना करके सुबह शाम देते हैं। इसको वैद्य की परामर्श के अनुसार ले सकते हैं। तो ये लाभ करती हैं सब औषधियाँ। इसमें 10 मूल क्वाथ भी देते हैं, पिड़ंत क्वाथ भी उबाल करके पिला देते हैं, बहुत से उपाय हैं। निर्गुंडी का रस पिला देते हैं, वह भी बहुत लाभप्रद होता है जोड़ों के दर्द के लिए। लेकिन इसमें एलोवेरा का जूस, मैंने कहा, ये अद्भुत होता है। 4-4 चम्मच एलोवेरा का जूस 2 या 3 बार पिया जाए। खट्टी चीज़ों का परहेज कराते हैं, उनको नहीं खाने देते हैं, और खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं, भारी चीज़ों से बचते हैं, और प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम हम आधा घंटा करा देते हैं जब आर्थराइटिस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से आर ए फैक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल आ जाता है, ESR भी एकदम नॉर्मल आ जाता है, और गाउट की प्रॉब्लम तो दूर हो जाती है, ऑस्टियोपेनी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम अर्थराइटिस के रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, हाथों में, पैरों में, तो ये हाथों में भी जो पीछे की चैनल्स होते हैं अंगुलियों के, इनमें ऐसे ऐसे दबाते हैं, और पैरों में भी ये जो पीछे के ये जो चैनल्स होते हैं, इसमें दबा देते हैं। तो इससे कहीं पर भी जो दर्द होता है उसमें विशेष रूप से लाभ होता है। ये मास्टर पॉइंट होता है रिंग फिंगर के टॉप पर, यहाँ से दबाते हैं तो इससे भी ज़बरदस्त लाभ होता है अर्थराइटिस के रोग में। और हमने अर्थराइटिस को मात्र कंट्रोल ही नहीं किया, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का हमने अर्थराइटिस योग, आयुर्वेद के प्रयोग से और प्राकृतिक चिकित्सा से क्योर किया है। सोरायसिस और एक्जिमा ऐसे रोग हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। सोरायसिस में चमड़ी शरीर की बार बार उधड़ने लगती है, गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं, हाथों में, पैरों में, पीठ में, पेट में, पूरे सिर में फैल जाता है। पहले चेहरे पर नहीं होता था, आजकल तो चेहरे पर भी हो जाता है, और इतनी भयंकर खुजली होती है आदमी सह नहीं पाता, और कई बार तो आत्महत्या तक करने की सोच लेता है। स्टेरॉइड लेकर के और कई तरह की जो है मलहम लगा करके आदमी कुछ दिनों तक तो कंट्रोल कर लेता है, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल तक लोगों को तड़पते बिलखते देखा है सोरायसिस से। एक्जिमा भी ऐसे ही होता है, वो भी एक बार हो गया तो फिर बार बार वो होता है, और जो है बढ़ता जाता है, हाथ पैर में जहाँ पे हो गया वहाँ काला पड़ जाता है, फिर और वो आगे आगे बढ़ता ही जाता है, पूरी चमड़ी को खराब कर देता है, और वहाँ पर फ्रेश स्किन आ ही नहीं पाती है। क्या करें? सभी तरह के चर्म रोगों का मुख्य कारण है यकृत की विकृति, अर्थात हमारा लीवर कमजोर हो जाता है। मैंने देखा है जिनको 30-30, 40-40 सालों से, 10-10, 20-20 सालों से सोरायसिस की प्रॉब्लम थी, उन्होंने कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा किया, आधा घंटा, और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी 15-15, 20-20 मिनट किया। एक्जिमा ठीक हो गया, सोरायसिस क्योर हो गया, बड़ी बात थी, निशान भी गायब हो गए। माने अद्भुत लाभ होता है प्राणायाम से। बस नमक और मीठा
कम कर दें अथवा बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है। बैंगन बंद कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और खाने पीने में सादा आहार लें, अंकुरित लें, और जितना भी हो सके सलाद का प्रयोग करें, कच्चा खाएं, सुबह उठ करके पानी पिएं, दिन भर भी पानी की मात्रा पूरी रखें, चिंता ज़्यादा ना किया करें, खुश रहने की कोशिश किया करें। जिनको भी ये सोराइसिस की प्रॉब्लम है उनके लिए हमने औषधि के तौर पर देखा कायाकल्पवटी 1 महीने भर में लगभग 20 ग्राम, रसमाणिक्य या तार सिंदूर ये भी लगभग 2 ग्राम से 4 ग्राम, रसमाणिक्य 1 से 2 ग्राम, और इसमें अमृता सत मिला देते हैं 10 से 20 ग्राम गिलोय का सत, और ये सब मिला करके फिर पाउडर बना देते हैं। और ये पाउडर सब मिला करके 60 पुड़िया बना दी, सुबह शाम पुड़िया खाली पेट पानी से खिला देते हैं। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए एडवांस आवासीय योग शिविरों का आयोजन 1 से 7 मार्च व 11 से 17 मार्च 2012 को पतंजलि योग पीठ फेज 2 में किया जा रहा है। इन आवासीय शिविरों में मोटापे से पीड़ित व्यक्ति मात्र 7 दिनों में 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस, अस्थमा, डिप्रेशन एवं कैंसर आदि सभी साध्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को तथा जो लोग स्वस्थ रहने के लिए बेसिक योग के साथ साथ एडवांस योग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको हम शिविरों में आमंत्रित करते हैं। आवासीय शिविर में भाग लेने व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, फोन 01334 240 008 244 107 246 737 और 09760 95212, फैक्स 01334 244 805 और 240 664, ईमेल divyyoga@rediffmail.com, वेबसाइट www.divyyoga.com। गौरवशाली एवं ऐतिहासिक प्रांत गोवा, जिसने विदेशी लूटपाट एवं अत्याचार से लेकर के अब स्वतंत्र भारत में भी भ्रष्टाचार की मार को झेला है। लगभग 7 लाख करोड़ की लोहे की लूट यहाँ से हो चुकी है और अभी लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का लौह अयस्क मिट्टी में है। ऐसे गोवा की भाषा, संस्कृति, सभ्यता एवं स्वाभिमान सभी कुछ दांव पर लगा है। सुरा एवं सुंदरी का खुला खेल चल रहा है और सत्ताधीश मौन होकर तमाशबीन बने हुए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में देश को बचाने के साथ साथ गोवा को बचाने का संकल्प एक योगी, योद्धा एवं एक संत स्वामी रामदेव जी ने लिया है। 26 फरवरी रविवार को श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी आजाद मैदान में गोवा को हक दिलाने एवं लूट से बचाने के लिए गोवा बचाओ सत्याग्रह प्रातः 6 बजे से आरंभ कर रहे हैं। प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक श्रद्धेय स्वामी जी योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान एवं यज्ञ के अनुष्ठान के साथ सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। सभी देशभक्त गोवा के जागरूक नागरिकों से हम आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। युग पुरोधा, वेदोधारक, स्वराज के प्रथम उद्घोषक व स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य प्रेरक महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों एवं सिद्धांतों पर चलने वाली संस्था आर्य समाज हरियाणा के तत्वावधान में विशाल आर्य महासम्मेलन का आयोजन 26 फरवरी 2012 को दयानंद मठ, रोहतक, हरियाणा में महान तपस्वी, गोभक्त, परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी के पावन सानिध्य में किया जा रहा है। निमंत्रित संत व विद्वद्गण। आस्था जीवन का आधार। भारत एवं स्वस्थ विश्व की संकल्पना को साकार करने हेतु योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा प्रतिष्ठापित 21वीं सदी का योग,
आयुर्वेद चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान पतंजलि योगपीठ, जहां असाध्य रोगों के लिए पंचकर्म, षटकर्म, एक्यूप्रेशर व प्राकृतिक चिकित्सा की श्रेष्ठ सेवाएं उपलब्ध हैं। योगपीठ की अत्याधुनिक लैब में सभी प्रकार के मेडिकल चेकअप, सभी प्रकार के दांतों के रोगों के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, सफेद व काला मोतिया से लेकर सभी नेत्र लोगों के लिए नेत्र चिकित्सालय है। बवासीर व भगंदर अर्थात पाइल्स व फिस्टुला के लिए क्षार सूत्र द्वारा शल्य चिकित्सा उपलब्ध है। मोटापा, मधुमेह, सभी प्रकार के चर्म रोग, पेट की पुरानी बीमारियों व गठिया आदि असाध्य रोगों व शरीर की शुद्धि के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व स्तरीय संस्थान योग ग्राम है। अतः योगपीठ में उपचार के लिए आने वाले सभी रोगी तथा आवासीय योग शिविरों में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति योगपीठ की इन सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही हरिद्वार व पवित्र 4 धामों की तीर्थ यात्रा के दौरान पतंजलि योगपीठ के प्राकृतिक सुरम्य आध्यात्मिक वातावरण में आप रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। गिलोय घनवटी और नीम घनवटी, ये भी एक एक या दो दो गोली, जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दो दो गोली ले सकते हैं, नहीं तो एक एक गोली खाने के बाद दे सकते हैं। और सोराइसिस के साथ सोराइटिक अर्थराइटिस भी हो जाता है, तो उस समय फिर कैशोर गुग्गुल का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो कि लाभप्रद होता है चर्म रोगों में भी और अर्थराइटिस में भी। गुग्गुल भी शरीर की खून की शुद्धि करता है। और कायाकल्प तेल लगाने से अद्भुत लाभ होता है। हमने देखा जिनको कई कई वर्षों से सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, कायाकल्प तेल को लगाया, कायाकल्प वटी को ही खाया खाली और प्राणायाम किया, उसी से उन्होंने अपना सोराइसिस हमेशा के लिए मिटा लिया। जिनको भी सोराइसिस की प्रॉब्लम है वे अपना पेट भी साफ रखें और उसके लिए कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास, इसके साथ साथ त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, आंवला एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। इससे आपको जल्दी लाभ मिलेगा। हृदय रोग, हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कॉरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट का इनलार्ज होना, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना, घबराहट होना, एंजाइटी होना, और फिर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाना, हृदय शूल, एंजाइना पेन होना, बहुत तरह की हृदय की बीमारियां हैं। इसके 7 बड़े कारण हैं: हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, शुगर, मोटापा, लेस फिजिकल एक्टिविटी, तंबाकू और जेनेटिक रीजंस के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे टिकिकार्डिया की प्रॉब्लम है, चाहे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्ट इनलार्ज है, चाहे वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, किसी भी तरह की आपको हृदय की बीमारी है तो भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे करें, कपालभाति प्राणायाम भी धीरे धीरे करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे करें, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम धीरे धीरे करें। ये प्राणायाम का पूरा पैकेज अद्भुत लाभ करता है और हृदय रोग किसी भी तरह का होता है ठीक होता है। हमने जिनका हार्ट इनलार्ज था उनको भी ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन ये करीब 60 होना चाहिए, जिनका 20-25 पर आ गया था उन सब का हमने वापस जो है नॉर्मल किया। और सभी तरह के मेटल ब्लड प्लस से लेकर के तमाम तरह के हृदय के रोगों से हमने लोगों को मुक्ति दिलाई, प्राणायाम करवा करके, अर्जुन की छाल पिला करके, अर्जुन की छाल की चाय बना करके पी लेते। अर्जुन की छाल 2-3 ग्राम ली और उसको करीब 1 गिलास पानी में पकाया और आधा ग्लास बच गया, तब थोड़ा दूध डाल करके चाय की तरह पी लिया, और भी थोड़ा कम करके काढ़े की तरह भी उसको पी सकते हैं।
किसी किसी को अर्जुन छाल थोड़ा सा गर्म लगती है अथवा उसे थोड़ा पीने में बकबकी लगती है, तो उसकी धीरे धीरे मात्रा बढ़ा सकते हैं। दिव्य पेय के साथ, आयुर्वेदिक चाय के साथ भी उसको पी सकते हैं। अर्जुनारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद पी सकते हैं। हृदयामृत 2-2 गोली सुबह शाम, जो अर्जुन की छाल और दूसरी औषधियों से बनी होती है, उसका भी बहुत जबरदस्त लाभ होता है। हृदयामृत 2-2 गोली सुबह शाम ले लें। और ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होती है, एंजाइना पेन भी होता है, पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा है, हृदय की क्षमता बहुत कम हो गई है, तो ऐसे में संगेश और पिष्टी, अकीक पिष्टी 5-5 ग्राम, और उसमें जो है मोती पिष्टी और 2 से 4 ग्राम योगेंद्र रस भी उसमें 1 से 2 ग्राम मिलाया जा सकता है। ये सब पाउडर करके और जो है सब मिला करके इन पाउडर्स को 60 पुड़िया बना लेते हैं सुबह शाम खाली पेट। शहद की अद्भुत लाभ होता है। हार्ट के रोगों के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है सबसे, जो छोटी उंगली उसके नीचे यहाँ ये जो रेखा है यहाँ दबाते हैं, इससे भी हृदय रोगों में अद्भुत लाभ होता है। हृदय रोगों के लिए लौकी का जूस बहुत ही लाभप्रद होता है। लौकी के जूस में तुलसी के पत्ते और पुदीना के पत्ते, 7 पत्ते तुलसी की, 7 पत्ते पुदीना के और 2-3 काली मिर्च मिला करके पी लेते हैं। इससे हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के कोलेस्ट्रॉल से लेकर के सब चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो हृदय रोग के जितने भी कारण हैं उन सबका निवारण हो जाता है प्राणायाम से, लौकी के जूस से। लौकी का जूस बस कड़वा नहीं होना चाहिए, हृदयामृत के सेवन से, अर्जुन की छाल के प्रयोग से, और आप बिना ऑपरेशन के अपने हार्ट को अच्छा कर सकते हैं। मैं तो कह सकता हूँ 80 से 90%, मैं हमेशा कहता हूँ 80 से 90% तक भी आपको ब्लॉकेज है तो आप बिना बाईपास सर्जरी के और बिना आप एंजियोप्लास्टी के अपने हृदय को अच्छा कर सकते हैं, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से। किडनी फेलियर के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। किडनी को संस्कृत में वृक्क बोलते हैं। वृक्क दोष बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम एलोपैथिक दवाइयां ज्यादा खाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करते जा रहे हैं, इससे एक तरफ यूरिया, डीएपी और तमाम तरह के खतरनाक कीटनाशकों से, रासायनिक प्रयोग से जो हम खेती कर रहे हैं उससे किडनी का रोग बढ़ रहा है। बीपी, शुगर और कैंसर की बीमारी, इनफर्टिलिटी और चमड़ी के रोग, यहाँ तक कि मानसिक विकलांगता, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे, ये किडनी की प्रॉब्लम, और इसका इलाज कोई नहीं है। जैसे ही आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.5 से ज़्यादा जाता है तो समझ लो आपकी किडनी खराब होनी शुरू हो गई। 2-3 जब क्रिएटिनिन लेवल पहुंचा तो समझ लो आपको फिर डायलिसिस कराना पड़ेगा और बाद में किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन हम मैक्सिमम लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट से बचा लेते हैं। एक तो प्राणायाम करवाते हैं, प्राणायाम करते ही एकदम से क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल आ जाता है, आपकी जो है निष्क्रिय हुए किडनी की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम ये 5-10 मिनट से शुरू करके आधा घंटे तक करवा देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी आधा घंटा करवा देते हैं। बाकी 8 प्राणायामों का पूरा जो पैकेज है उसको करवाते हैं। सबसे छोटी उंगली के टोक पर दबाते हैं और हथेली के बीच में दबाते हैं। जिनको ये किडनी फेलियर की प्रॉब्लम होती है उनका बीपी भी बढ़ जाता है, उनको फिर ये जो है रिंग फिंगर के टोप पर भी दबाना चाहिए, ये भी बड़ा उसमें लाभप्रद होता है। जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है किडनी के रोगियों का तो उससे और ज़्यादा किडनी फिर डैमेज होती है, इसलिए उनको मुक्तावटी भी साथ साथ खिला देते हैं। वृक्कदोषर क्वाथ 1-1 चम्मच और वृक्कदोषर बटी 1-1 चम्मच गोली, और पुनर्नवादी मंडोर आवश्यकता होने पर उसको चंद्र प्रभावटी और गुक्षरादि गुगुल भी देते हैं। ये वैद्य के परामर्श आप पतंजलि चिकित्सालय से ले सकते हैं। सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस 1-1 चम्मच पिला देते हैं, और हम देखते हैं कि जो निष्क्रिय हुए किडनी के जो सेल हैं वो सक्रिय होने लगते हैं। क्रिएटिनिन लेवल एकदम नॉर्मल आने लगता है। जिनका 14 पॉइंट तक पहुंच गया था उनको हमने ठीक किया, और यूरिया जो 40 से नीचे होना चाहिए, जिनका 100, 150, 200 तक पहुंच गया था उनको भी हमने नॉर्मल किया है। प्राणायाम नियमित रूप से करा करके और आयुर्वेद की औषधियाँ दे करके, इसमें प्रोटीन डाइट को थोड़ा कम कर देते हैं, नमक को तुरंत बंद कर देते हैं, नमक बंद करवा देते हैं, प्रोटीन डाइट कम करा देते हैं, दालें भी बंद करवा देते हैं, और हम देखते हैं उसका फिर जैसे ही वो इलाज शुरू करता है मैक्सिमम लोगों को हम किडनी ट्रांसप्लांट से बचा लेते हैं। और जो प्रारंभ में हमारे पास में आ जाते हैं उनको तो डायलिसिस के लिए भी नहीं जाना पड़ता। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट समाधान नहीं है, समाधान है
कपालभाति, प्राणायाम, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपचार। बड़ी उम्र में प्रोस्टेट बढ़ना एक सामान्य सी बात हो गई है। जैसे ही व्यक्ति की उम्र 40, 45, 50, 60 के आसपास पहुंचती है तो मैक्सिमम लोगों का प्रोस्टेट बढ़ जाता है। नॉर्मल वेट इसका 20 ग्राम होता है, तो फिर ये 30, 40, 50, 60 ग्राम, किसी का तो 100 ग्राम तक पहुंच जाता है। और ऐसी स्थिति में प्रोस्टेट कैंसर तक की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं तो फिर दोबारा से बढ़ जाता है। इसका स्थायी समाधान क्या है? इसका स्थायी समाधान है कपालभाति प्राणायाम। जिनका भी प्रोस्टेट 40, 50, 60 ग्राम तक का हो गया था, 100 ग्राम तक का हो गया था, उनको भी नियमित रूप से हमने कपालभाति करवाया और जो है हथेली के बीच में यहां से इस पॉइंट को दबाया और हमने पाया कपालभाति प्राणायाम करने से थोड़ा सा एक्यूप्रेशर करने से प्रोस्टेट 100% कंट्रोल में आ जाता है। नहीं तो प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो व्यक्ति को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। दिन में भी बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। एक बार में पूरा पेशाब नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके पेशाब होता रहता है। और जिनकी 50-60 साल की उम्र है, ऐसे बुजुर्गों को फिर रात को भी बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। नींद पूरी नहीं हो पाती है और बहुत तकलीफ होती है और पेशाब पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में फिर उनको चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल का भी हम प्रयोग करवा देते हैं। जो चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल ये भी जबरदस्त लाभ करते हैं प्रोस्टेट के रोग में। विषय तेंदुक वटी, ये जिनको बार बार पेशाब आता है उसके लिए बहुत अधिक लाभ करती है, तो ये भी एक एक गोली खिलाई जा सकती है। एक खास बात प्रोस्टेट के रोगियों के लिए, लौकी का जूस, 7 पत्ते तुलसी के और लगभग 5 काली मिर्च, ये मिलाकर के जब पिलाते हैं तो ये अद्भुत लाभ करता है। और मैंने तो देखा इससे प्रोस्टेट कैंसर तक भी लोगों का अच्छा हो जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम करना ना भूलें, नहीं तो आपको भी बड़ी उम्र में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लगती है, वैसे वैसे हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है। आंखें कमजोर हो जाती हैं, नसनाड़ियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन यदि आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम करते रहते हैं तो आप 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। प्रोस्टेट के लिए हमने 1-2 पर नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों पर कपालभाति का प्रयोग किया है और 100% कपालभाति से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अच्छी होती है। नक्सीर का रोग, नाक से खून आना, ये बच्चों में तो शिकायत होती है, बड़ी उम्र में भी कई बार ये प्रॉब्लम होती है। और यदि सही वक्त पर हम इसका इलाज नहीं करते तो ये समस्या लगातार बनी रहती है और कई बार तो नक्सीर 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटे तक चलती रहती है और आधा लीटर से लेकर के 1-1 लीटर तक खून निकल जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है। क्या करें? एलोपैथी में तो इसकी कोई दवाई नहीं, लेकिन आयुर्वेद में और जो है प्राकृतिक चिकित्सा में ये बहुत साधारण सी बीमारी है। छोटे छोटे उपाय करके आप नक्सीर से छुटकारा पा सकते हैं। मैं भी बचपन में इसका भुक्तभोगी हूँ। मुझे भी ये समस्या थी, तो मेरी माँ ने मुझे दही को भिगो करके और सुबह सुबह खाली पेट, वो रई मारा दही बोलते हैं, अध भिगोया दही, माने मक्खन निकलने से पहले ही एक बड़ा गिलास वो पिला दिया। ऐसे मैंने लगभग शायद 10-15 दिन ये पिया होगा। उसके बाद आज तक कभी जिंदगी में नक्सीर नहीं हुई। नक्सीर का एक बहुत साधारण सा उपाय आपको बताते हैं। शीशम के पत्तों का रस निकाल के 5-7 बूंद एक नाक में, 5-7 बूंद दूसरी नाक में, शीशम के पत्तों का रस अथवा पीपल के पत्तों का रस ये नाक में डालने से नक्सीर हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ऐसे ही नक्सीर जो है निकल रही हो और उसके लिए तुरंत क्या करें, तो तुरंत पीपल के पत्तों का रस अथवा शीशम के पत्तों का रस ये कूट करके उसका रस निकाल करके नाक में डाल दीजिए। एक क्षण में नक्सीर बंद हो जाती है।
शीशम के पत्तों को कुछ दिन लगातार पीने से भी फिर कभी नक्सीर की प्रॉब्लम होगी नहीं। वैसे भी जिनके हाथ पैरों में बहुत पसीने आते हैं, पूरे शरीर में बहुत पसीने आते हैं, हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम, बहुत गर्मी रहती है, शीशम के पत्ते बहुत ठंडे होते हैं। ये धातु रोगों से, लिकोरिया से लेकर के और ज़्यादा पसीना आना और हाथों पैरों में खास करके पसीना आना और नक्सीर आना, इसको की तो ये अक्सीर दवाई है। शीशम के पत्तों के साथ बिल्व के भी पत्तों का प्रयोग करें तो नक्सीर में जल्दी लाभ हो जाता है। जल नेति करने से भी नक्सीर की प्रॉब्लम दूर होती है और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी नक्सीर की अक्सीर दवाई है। और जिनको नक्सीर की प्रॉब्लम है वे गर्म चीज़ का सेवन करने से बचें, ज़्यादा नमक और ज़्यादा मीठा ना खाएं और बैंगन आदि और भी तमाम जो गर्म चीज़ें हैं, गर्म मसाले हैं, उनका कुछ दिन ज़रूर परहेज करें तो नक्सीर के रोग से आपको सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज योग में क्या कर सकती हैं जिससे कि वो खुद भी स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ बच्चे को वो जन्म दे सकें। आजकल जन्म से ही बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं, जन्म से ही बच्चों को हार्ट में छेद है, पैदा होते ही बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, जन्म से ही बच्चों को कैंसर हो रहा है, जन्म से ही बच्चों को आर्थराइटिस हो रहा है, जन्म से ही बच्चों को भयंकर स्किन की बीमारी हो रही है, सीपी चाइल्ड की संख्या बढ़ती जा रही है, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं और पैदा होते ही बच्चों को जन्म से ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम है। ऐसे खतरनाक रोग बच्चों को हो रहे हैं, उनके नाम सुनते ही अपने होश उड़ जाते हैं। स्वस्थ बच्चे माताएं पैदा करें, इसके लिए जरूरी है कि वो गर्भावस्था में योग करें। गर्भवती महिलाओं को बहुत धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम यह उनके लिए वर्जित है, अग्निसार क्रिया भी वर्जित है। लेकिन थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जाई प्राणायाम जरूर किया करें और ये अंगूठे के नीचे थायराइड का पॉइंट भी दबा लिया करें। इससे ये प्राणायाम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम, और ये गले का पॉइंट दबाएंगे, थायराइड का पॉइंट दबाएंगे माता बहनें, तो उनका थायराइड कंट्रोल रहेगा। क्योंकि प्रेग्नेंट अवस्था में थायराइड की दवाई लेना बहुत खतरनाक होता है बच्चे के लिए। बुखार की दवाई और इसी तरह से बीपी की दवाई, तो उज्जाई करके और ये गले का पॉइंट दबा करके, थायराइड का पॉइंट दबा करके थायराइड को कंट्रोल करें। बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है तो मुक्तावटी एक एक गोली सुबह शाम चबा करके खा लिया करें, इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा और आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है माँ का स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए, उसका बीपी कंट्रोल में रखने के लिए, उस माँ की मानसिक शांति के लिए और जो है बच्चे को भी पूरा ऑक्सीजन मिले उसके लिए। ये अनुलोम विलोम, तो भस्त्रिका धीमी गति से, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत धीमे धीमे, और उज्जाई मैंने कहा गले और थायराइड की प्रॉब्लम होने पर उसको करें। और भ्रामरी गीत, ये गर्भवती माताओं को जरूर करना चाहिए। बुखार होने पर पैरासीटामोल, क्रॉसिन और तमाम बुखार की दवाएं ना खाएं, इससे बच्चों को बहुत दिक्कत हो सकती है। आपके बच्चे विकलांग हो सकते हैं और बच्चों को पैदा होते ही डायबिटीज हो सकती है। इसलिए माताओं को गर्भावस्था में बुखार आने पर गिलोय का क्वाथ पीना चाहिए अथवा गिलोय घनवटी खानी चाहिए, अमृता सत लेना चाहिए, सुदर्शन घनवटी आदि ऐसी औषध, आयुर्वेद की औषधियां लेकर के अपने बुखार को ठीक करना चाहिए। माताओं को यदि गर्भावस्था में सूजन आ जाता है तो उनको दशमूल क्वाथ बहुत थोड़ी मात्रा में, अथवा सबसे अच्छा सेफ है वह है सर्वकल्प क्वाथ या पुनर्नवा का क्वाथ। मैंने देखा जिन माताओं बहनों को बहुत सूजन की प्रॉब्लम थी, उनको पुनर्नवा और गोखरू ही थोड़ा पिला दिया, उसी से उनका जो है वो स्वेलिंग की प्रॉब्लम दूर होगी। किसी किसी लेडी को गर्भावस्था में बच्चे के रहते रहते भी ब्लीडिंग होती रहती है, उससे जच्चा और बच्चा अर्थात माँ और उसके गर्भ में पड़ रही संतान दोनों को खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी अवस्था में उनको शीशम के पत्तों को पिलाया और ये पाया कि उनकी ब्लीडिंग बंद हो गई और
माँ और उसकी गर्भ में पल रही संतान दोनों ही स्वस्थ रहे। ऐसे ये कुछ उपाय हैं योग के, प्राकृतिक चिकित्सा के, जो गर्भवती माताओं को जरूर अपनाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को प्रणव का, गायत्री का जप करना चाहिए, उनको स्वाध्याय करना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए और अश्लीलता से बचना चाहिए। जो टीवी के ऊपर हम मर्डर और रैप और तमाम तरह की हिंसक और अश्लील प्रोग्राम देखते हैं, उससे बच्चों पर बचपन से ही कुछ संस्कार पड़ते हैं। इसलिए जो हमारी 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है, उसमें माताओं को जरूर दीक्षित होना चाहिए। गर्भवती महिलाएं यदि योग करेंगी तो खुद भी स्वस्थ रहेंगी और स्वस्थ बच्चों को जन्म देंगी। रामकृष्ण फिर से, दयानंद फिर से धरती पर, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी वीर और वीरांगनाएं, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं फिर से धरती पर पैदा होंगी। भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, उम्र बढ़ने के साथ अक्सर सभी इसके शिकार हो जाते हैं। किसी किसी बच्चे की भी मेमोरी वीक होती है, उनका IQ लेवल कम होता है, एकाग्रता भी कम होती है। भस्त्रिका, कपालभाति से लेकर के अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सभी ये जो प्राणायाम है ये कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, IQ लेवल को बढ़ाते हैं। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम बच्चों को भी 2 मिनट, बड़ों को 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट सबको करना चाहिए। फिर हो सके तो बाह्य प्राणायाम भी कर लेना और गले, थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम करे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट, आंखें बंद करके इसे लगातार करना। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, IQ लेवल बढ़ेगा, आपकी मेमोरी अपने आप शार्प होती जाएगी। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी 10 से 15 मिनट करना। बाएं नाक से दाएं ब्रेन और दाएं नाक से बाएं ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है और उससे बैलेंस होता है। नासास्वरों का सीधा हमारे मस्तिष्क के साथ संबंध होता है और जितना ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा उतने हमारी मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होगी। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम का बहुत गहरा असर होता है मेमोरी लॉस के ऊपर। अर्थात आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आप प्रज्ञावान होंगे, आप मेधावी होंगे और ये मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम और आगे चल करके तो ब्रेन डिमेंशिया, मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है और तमाम मस्तिष्क से संबंधित और नस नाड़ियों से संबंधित बहुत सी न्यूरो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उनसे आप बच जाते हैं यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। आंखें बंद करके आप 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम और 5 से 10-11 बार तक भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम कीजिए। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मस्तिष्क ज़्यादा ही वीक है तो आप मेधावटी एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। ज़्यादा ही मस्तिष्क में दुर्बलता है तो आप 2-2 गोली भी खा सकते हैं। बादाम रोगन आप ले सकते हैं दूध के साथ। बादाम आप रात को भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अखरोट आप खा सकते हैं। बादाम और अखरोट मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अमृत रसायन का सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर भी आप सुबह शाम 1-2 ग्राम ले सकते हैं। ज्योतिषमती मालकांगनी उसको बोलते हैं, उसके भी 2-3 बीज जो है वो आप पाउडर करके ऐसे दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। वचा आयुर्वेद में मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी होती है, उसका भी 1-2 ग्राम जो है पाउडर आप दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। गाय का दूध और गाय का घी ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। मेमोरी लॉस के लिए भी बहुत उपयुक्त है। ध्यान करने से, श्वासों के ऊपर ध्यान करने से आपकी मेधा शक्ति प्रबल होती है। तो प्राणायाम और ध्यान ये कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, IQ लेवल को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। गौरवशाली एवं ऐतिहासिक प्रांत गोवा, जिसने विदेशी लूटपाट एवं अत्याचार से लेकर के
अब स्वतंत्र भारत में भी भ्रष्टाचार की मार को झेला है। लगभग 7 लाख करोड़ की लोहे की लूट यहां से हो चुकी है और अभी लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का लौह अयस्क मिट्टी में है। ऐसे गोवा की भाषा, संस्कृति, सभ्यता एवं स्वाभिमान सभी कुछ दांव पर लगा है। सुरा एवं सुंदरी का खुला खेल चल रहा है और सत्ताधीश मौन होकर तमाशबीन बने हुए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में देश को बचाने के साथ साथ गोवा को बचाने का संकल्प एक योगी, योद्धा एवं एक संत स्वामी रामदेव जी ने लिया है। 26 फरवरी रविवार को श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी आजाद मैदान में गोवा को हक दिलाने एवं लूट से बचाने के लिए गोवा बचाओ सत्याग्रह प्रातः 6 बजे से आरंभ कर रहे हैं। प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक श्रद्धेय स्वामी जी योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान एवं यज्ञ के अनुष्ठान के साथ सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। सभी देशभक्त गोवा के जागरूक नागरिकों से हम आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। युग पुरोधा, वेदोधारक, स्वराज के प्रथम उद्घोषक व स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य प्रेरक, महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों एवं सिद्धांतों पर चलने वाली संस्था आर्य समाज हरियाणा के तत्वावधान में विशाल आर्य महासम्मेलन का आयोजन 26 फरवरी 2012 को दयानंद मठ, रोहतक, हरियाणा में महान तपस्वी, गोभक्त, परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी के पावन सानिध्य में किया जा रहा है। निमंत्रित संत व विद्वत गण